इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो है हमारे सेल की जितनी भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होती हैं उन्हें कंटेन करता है। और अगर हम इसकी स्टेनिंग की बात करें तो ये बहुत ही कम स्टेन को एक्वायर करता है। जैसे कि हमने जब मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज़ किया तो मिथाइलिन ब्लू ने डीएनए को तो बहुत डार्क स्टेन कर दिया, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ही लाइट स्टेन हुआ। डीएनए डार्क ब्लू विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर और साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू जब हम मिथाइलिन ब्लू डाई को यूज़ करते हैं। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाई जाती हैं, यानी कि इन ऑर्गेनेल के चारों तरफ एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। हमें पता है हमारी जो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल है, इनके अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ इनके अंदर होती हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। हमारे लिविंग वर्ल्ड में मेम्ब्रेन का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर हम वायरस का एक एग्जांपल लें तो वायरस के पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो वायरस है वो लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स शो नहीं करता, वो खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी में, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट कर रहा है, जब तक वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता तब तक वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं है जिससे कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल की अंदर की जो ऑर्गेनल्स हैं ये वाली मेम्ब्रेन्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम अपनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम 3 ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे जो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस और लाइसोसोम्स। ये तीनों ऑर्गेनल जो हैं ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इसे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। ये तीनों ऑर्गेनल जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस का इनमें प्रोडक्शन होता है, सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फिर उनका ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन्हें हम सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तीनों ऑर्गेनल्स को। पहला हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये जो हमारी ऑर्गेनल है ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाती है एक सेल के अंदर, जो कि कंपोज होता है शीट्स जैसे स्ट्रक्चर से, ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर से, बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं, और वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर से। वेसिकल छोटी छोटी थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर अपने बहुत सारे सब्सटेंस को कैरी करती हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू हो जाते हैं और हमारे सेल के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन और उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो इन राइबोसोम्स होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर बहुत ही रफ लगता है, तो इसलिए इनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पार्ट है जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते और ये स्ट्रक्चर में इनका सरफेस जो है वो स्मूथ दिखाई देता है। अब ये जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर राइबोसोम्स हैं, तो इनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं और उस प्रोटीन को हमारे सेल में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आए हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हैं ये फैट्स का और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेल के अंदर। तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को देखें तो इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि पहला लें हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमें पता है कि वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई है। अब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन RER कर रहे हैं और लिपिड्स का फॉर्मेशन SER कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोटीन्स बनाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं और फिर उन प्रोटीन्स और लिपिड्स का यूज़ होता है मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। वो मिलकर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। और जैसा कि हमें पता है ये नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर हैं, फैले हुए होते हैं, तो ये बहुत ही सारे सब्सटेंसेस का साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं।
और ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी जितने मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। और ये हमारे सेल के अंदर काफ़ी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इनमें से काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारे जो ये साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है इसके सरफेस पर होती हैं। हमारे जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स का लिवर होता है, वर्टिब्रेट एनिमल्स का, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारे, इन वर्टिब्रेट्स के लिवर के अंदर जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है जिससे कि ये हमारे सेल्स को हार्म ना पहुंचाए, और ये पॉइजन्स और ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू होना शुरू हो जाते हैं और ये सेल के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। कुछ इसमें शीट्स की फॉर्म में है, कुछ इसमें वेसिकल्स यानी थैली जैसे स्ट्रक्चर्स भी हैं, और कुछ इसमें ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर भी हैं, और ये सब मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ेंगे हम सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है गोल्जी अपैरेटस। ये जो हमारी ऑर्गेनेल है ये सबसे पहले डिस्क्राइब की थी कैमाइलो गोल्जी ने। ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं जो वेसिकल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, थैली जैसी, और वो वेसिकल थोड़ी फ्लैटेंड है, थोड़ी फ्लैट है, और एक के बाद एक पैरेलल फैशन में अरेंज होती हैं। इन वेसिकल्स के स्टैक्स बने होते हैं, यानी इनका एक ढेर जैसा लगा हुआ होता है, एक के ऊपर एक, और ये पैरेलल फैशन में होता है। इन्हें हम सिस्टर्न्स कहते हैं। ये जो स्टैक्स ये बना रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। इनकी जो पोजीशन होती है वो मेनली हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, उनके काफ़ी क्लोज ही होते हैं, जिससे कि ये हमारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो सके आपस में। इसका अब हम फंक्शन देखते हैं। जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन किया, अब वो प्रोटीन्स और लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होकर हमारे गोल्जी एपरेटस के पास जाते हैं, और वो गोल्जी एपरेटस उनका स्टोरेज करता है, उन्हें स्टोर भी करता है, उनका मॉडिफिकेशन करता है, और उन्हें पैकेजिंग भी करता है, जिससे कि ये उन्हें सेल के जो डिफरेंट टारगेट्स हैं जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इन्हें ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो मॉडिफिकेशन में ये क्या करता है, जो हमारे स्ट्रक्चर ये बन के आते हैं प्रोटीन्स के और लिपिड्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होते, या फिर इनमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में आ जाएं। तो उन्हें उनकी फंक्शनल फॉर्म में लाता है ये मॉडिफिकेशन करके, और फिर ये उन्हें वेसिकल्स के अंदर पैक कर देता है, और फिर वो वेसिकल्स जो हैं इन सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र करती हैं। ये ट्रांसफ़र सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी, जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है। ये जो है ये सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करता है, मॉडिफाई करके उन्हें, और लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम्स हमारी तीसरी ऑर्गेनेल है सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम की। इनका फॉर्मेशन भी गोल्जी एपरेटस ही करते हैं। अब हम लाइसोसोम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने देखा था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये काफ़ी सारे प्रोटीनिशियस एंजाइम्स बनाता है। जो एंजाइम्स हैं वो जो प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें से कुछ एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्मेशन उनका होने के बाद वो हमारे गोल्जी एपरेटस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर गोल्जी एपरेटस उन एंजाइम्स को वेसिकल के अंदर बंद करके, यानी कि जो थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर उन्हें बंद कर देता है, और फिर हम इन स्ट्रक्चर्स को, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म किए उसने, इन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है अपने अंदर, और ये हमारे सेल के जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनका डाइजेशन यानी उनका ब्रेक डाउन करता है, उन्हें उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से उन्हें उनकी सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर देता है। इन्हें हम सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे सेल में जो भी वेस्ट होते हैं इन्हें डिस्पोज कर देता है, इन्हें ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे कि मानो हमारे सेल में कहीं से भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया आ गया तो ये उसका भी ब्रेक डाउन कर देगा अपने एंजाइम को यूज़ करके, और अगर इसके पास कोई फूड है हमारे सेल के अंदर तो उस फूड का भी ब्रेक डाउन करेगा। और जो हमारे पुराने सेल की ऑर्गेनिल्स हैं, पुरानी ऑर्गेनिल्स हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, उन ऑर्गेनिल्स का भी ये ब्रेक डाउन करता है। इन्हें सेल का सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स यानी ये सेल को, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, ये उस सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, उसका भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। मानो हमारा कोई भी सेल डैमेज हो गया और उसका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो गए सेल के डैमेज होने से, तो हमारा लाइसोसोम जो है वो फट जाएगा, सेल के अंदर बर्स्ट हो जाएगा, और उसके अंदर के एंजाइम्स सेल से अंदर रिलीज़ हो जाएंगे, और वो सारे एंजाइम हमारा जो सेल है उसे ब्रेक डाउन करेंगे, उसे खुद को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे,
इसलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा 3 ऑर्गेनेल्स के बारे में जो हैं सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। पहली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी अपैरेटस और तीसरा लाइसोसोम्स। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनके वेरियस फंक्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।